जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे। लेकिन इस बार किसे चुनेगा मिर्जापुर का वोटर? देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं अहमद रसूल और आप देख रहे हैं इनविजन का खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद। कौन बनेगा सांसद के इस कार्यक्रम में अभी तक हम तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से बातें करते रहे। मिर्ज़ापुर की जन समस्याओं को लेकर, मिर्ज़ापुर के विकास को लेकर काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं हुई। इस वक्त इनविजन के इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा सांसद में हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ापुर के राजनीतिक पहलुओं पर बात करने के लिए मिर्ज़ापुर संसदीय सीट से भाजपा और अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, जो रोहनिया से विधायक हैं, मिर्ज़ापुर से प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानेंगे मिर्ज़ापुर की जन समस्याओं के बारे में, मिर्ज़ापुर की जनता की आवाज़ को इन तक पहुंचाएंगे और इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर इनके पास क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर ये मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल से जानेंगे कि आप मिर्ज़ापुर संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं, तो मिर्ज़ापुर के विकास के लिए क्या अलग सी योजनाएं आपके पास हैं? किस तरह से मिर्ज़ापुर का विकास करेंगे? अभी तक विकास के दौड़ में मिर्ज़ापुर काफ़ी पीछे रहा, तो अलग से क्या आपके पास है मिर्ज़ापुर के विकास के लिए? क्या जनता को कुछ सौगात देना चाहेंगी? मिर्ज़ापुर को अगर मैंने 20-25 दिनों में देखा है तो यहाँ पे विकास मुझे कहीं नज़र नहीं आता है। यहाँ के जो भी प्राकृतिक बनावट है, जो भी प्राकृतिक धन संपदा है इस ज़िले की, उसको देखते हुए यहाँ पर पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। सिंचाई से भी बड़े पैमाने पर ये ज़िला वंचित है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ बहुत काम नहीं हुआ है और एक विंध्य विश्वविद्यालय की मांग लगातार जनता के मुख से सुनने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग बड़ी भारी तादाद में मौजूद हैं और उन आदिवासी क्षेत्रों में मैं गई हूँ और जिस दयनीय दशा में वो अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि आदिवासियों के विकास पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऐसे में यदि मिर्ज़ापुर की जनता मुझे अवसर देती है तो मेरा प्रयास होगा कि समाज के कमज़ोर और निचले तबके से आने वाले लोगों के लिए यदि किसी खास योजना के माध्यम से उनका विकास हो सकता है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है, तो उसके संबंध में जो भी प्रयास है मैं करना चाहूँगी। मिर्ज़ापुर से इसके पहले भी काफ़ी चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, तमाम प्रत्याशी आए और इस तरीके से लोक लुभावने वादे उनके द्वारा भी किया गया। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत उसकी देखी गई, काम करने की बात आई, तो आज भी मिर्ज़ापुर विकास के दौड़ में पीछे रहा। तो कहीं ये तमाम योजनाएं जो हैं आपकी छलावा साबित तो नहीं? देखिए, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास ऐसा रहा है कि तमाम प्रत्याशी आए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि मुझे लेकर भी वही संदेह, या मेरे साथ और भी जो प्रत्याशी आज मैदान में हैं उनको लेकर भी वही संदेह लोगों के मन में कहीं ना कहीं होगा और बड़ी स्वाभाविक सी ये दुविधा है। लेकिन लोकतंत्र में जब 4, 5, 8, 10 जो भी आपके सामने है उसमें से ही आपको किसी एक को उठाना है, तो ये रिस्क तो जनता को लेना ही होगा। जनता को रिस्क लेने की बात कर रही हैं। तमाम सवाल उठते रहते हैं जनप्रतिनिधियों पर कि बाहरी प्रत्याशी की बात आती है। आपके सामने भी इस तरह के कई सवाल आए होंगे कि आज तक मिर्ज़ापुर में जितने भी प्रत्याशी आए, ज़्यादातर बाहरी प्रत्याशी आए, चाहे वो फूलन देवी की बात हो, तमाम प्रत्याशी रहें बाहर से आए। तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर की जनता का ये सवाल रहता है कि बाहरी प्रत्याशी जिन्हें मिर्ज़ापुर की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं होती, वो इससे वाकिफ़ नहीं होते और पूरा वक्त नहीं दे पाते जो बाहरी प्रत्याशी होते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर विकास की दौड़ में पीछे रह गया। तो आपके साथ ऐसा क्या होगा? इसमें मुझे 2 बातें कहनी हैं। पहला प्रश्न तो मैं जनता से ही पूछना चाहूँगी कि अगर बाहरी प्रत्याशी आपके बीच में आते हैं तो आपने उन्हें मौका क्यों दिया? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब रोहनिया में मैं चुनाव लड़ रही थी, मैं बनारस की भी नहीं थी, मैं कानपुर की थी और ये प्रश्न मेरे सामने जनसंपर्क के दौरान कई बार आता था और तब मैं लोगों से यही कहती थी कि मेरी जो राजनीति है वो लंबी है, क्योंकि मुझे अपनी पार्टी चलानी है, अपना संगठन चलाना है। तो मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकती जिसमें एक बार आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और 5 साल के बाद आप अपनी शक्ल दिखाते हैं, क्योंकि मुझे मेरा संगठन चलाना है।
मैं ये तो नहीं जानती कि उस वक्त लोग मेरी इस बात पे क्या सोचते थे, लेकिन जब मैं जनप्रतिनिधि बनी रोहनिया से तो उसके बाद 2 साल तक मैंने बराबर रोहनिया के लोगों के बीच में संघर्ष किया। आज मैं मिर्ज़ापुर से प्रत्याशी हूँ, तो मिर्ज़ापुर में भी ये बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर की नहीं है। तो मैं लोगों से आज इतना ही कहती हूँ कि मिर्ज़ापुर के बहुत भारी तादाद में लोग रोहनिया में रहते हैं और इस सवाल को अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बेहतर और ज़्यादा सही जवाब मिलेगा। अगर वो आपसे कहें कि अनुप्रिया पटेल कानपुर की थी, रोहनिया से जीती हैं और रोहनिया छोड़ के 2 साल में भाग गई हैं और 2 साल में कभी नज़र नहीं आई, तो आप बिल्कुल मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन अगर मिर्ज़ापुर के लोगों से आपको कोई संतोषजनक जवाब मिलता है तो आप मेरे कैंडिडेचर पर विचार ज़रूर करिएगा। रोहनिया की बात आप कर रही थी, रोहनिया से भी अपने आंकड़े इकट्ठा किए, आपका विधानसभा क्षेत्र रहा, वहाँ की जनता से भी हमने बातें की, 2 साल का आपका कार्यकाल रहा अभी तक। तो रोहनिया में विकास का कौन सा मॉडल आपने पेश किया? देखिए, मेरे पास जब मेरी जनता रोहनिया की आती है तो उनकी मुख्यतः 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हैंडपम्प, नाली, खड़ंजा, सड़क, सीवर, थाना, चौकी, सचिवालय के काम। इसके अलावा जनता आपकी उपस्थिति चाहती है, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, मंदिर में कार्यक्रम होते हैं और भी हमारे जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं या तमाम उत्सव, तमाम पर्व हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि में मनाए जाते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। तो जिस रूप में जैसे भी मेरी उपस्थिति उन्होंने चाही है, मैंने हमेशा उसको सुनिश्चित कराया है। और जो विकास से संबंधित कार्य हैं, जो जनता की ज़रूरत होती है, वही जनप्रतिनिधि करता है। जनता ने अगर नाली की मांग की है तो उन्हें नाली मिली है, सड़क की मांग की है तो सड़क मिली है, हैंडपम्प की मांग की है तो हैंडपम्प मिला है, और अगर प्रशासनिक स्तर पे किसी मदद की मांग की है तो मैंने वो किया है। जो मेरी जनता ने मुझसे चाहा वो मैंने किया। रोहनिया की जनता से अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक बात किया, दर्जनों लोगों से बात किया, आपके विधानसभा क्षेत्र में घूम घूम कर बात किया लोगों से, तो लोगों ने कहा कि किसी खास मौके पर विधायक दिखाई देती हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक, कोई खास मौका होता है, कोई खास आयोजन होता है, उसी वक्त दिखाई देती हैं, पूरा वक्त नहीं दे पाती अपने विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो सका इन 2 वर्षों में। देखिए, मैं एक आम विधायक की तरह महीने में 30 दिन नहीं रह सकती हूँ, और मिर्ज़ापुर की जनता से भी ये बात मैं खुलकर कहती हूँ कि मैं महीने में 30 दिन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सिर्फ एक क्षेत्र की विधायक नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी पार्टी चलाती हूँ। आज मैं यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ तो मैं सिर्फ अपने क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं मोदी जी का चुनाव भी लड़ रही हूँ, मुझे वहाँ भी समय देना है। साथ ही मुझे भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन के जो प्रत्याशी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं, मुझे उनके प्रचार में भी जाना है। मेरे काम का दायरा सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। रोहनिया में भी जब मैं विधायक बनी हूँ तो मैंने पार्टी चलाना बंद नहीं किया है। मुझे अपने संगठन, अपनी पार्टी के कार्यों से हमेशा बाहर जाना होता है, तो मैं रोहनिया में रहती हूँ। और जहाँ तक आम जनता के बीच पहुँचने की बात है, तो मैं अपने आप जनता के बीच में जाके जन चौपाल लगाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बताइए आपके गांव में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा काम मैं करवाऊं, और लोगों ने मुझे बताया है और वही काम मैंने करवाए हैं। जनता से खुद रूबरू होती हैं, चौपाल के माध्यम से समस्याएं जानती हैं। मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं अलग अलग, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कम वक्त की बात अभी रोहनिया से आ रही, तो मिर्ज़ापुर में कहीं इस तरह की समस्याएँ तो नहीं आएंगी? मिर्ज़ापुर में भी मेरा काम करने का तरीका यही रहेगा। मैं महीने में 30 दिन नहीं रह सकती, लेकिन अच्छा खासा समय मैं यहाँ भी दूंगी। यहाँ भी मैं रोहनिया में लोगों के बीच अपने आप जाती थी और उनसे पूछती थी कि बताइए आपकी क्या ज़रूरत है, मैं कौन सा काम करवाऊँ, मेरे जो सीमित संसाधन है, जो मेरी विधायक निधि है, जो मेरे पास है, उसी में मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। जो भी आप चाहते हैं आप बताइए, जो आपकी प्राथमिकता है वो काम कराया जाएगा। जनता खुलकर पूरी खुली बैठक में लोग बताते थे, वही काम करवाए जाते थे। यहाँ भी मैं जो बात करूँगी, ओपन बात करूँगी, लोगों के बीच जाऊँगी, उनसे पूछूँगी आपको जो चाहिए आप बताइए, जो मेरी क्षमता है वो मैं करूँगी। मोदी जी के भी आपने बात की कि हमें मोदी जी को भी देखना है, भारतीय जनता पार्टी को भी देखना है, तो इस वक्त देश में जो चुनाव का मुद्दा है वो व्यक्ति विशेष पर हो गया है, एक व्यक्तित्व की बात होने लगी है, मुद्दों की बात कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, पूरे भारत में इस समय जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों का नाम कहीं सामने नहीं आ रहा है। हर ज़िले से, हर प्रदेश से सिर्फ मोदी की बात आ रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि भाजपा कहीं पीछे छूट गई, राजनीतिक दल पीछे छूट गए हैं, मोदी आगे आ गए हैं? देखिए, अगर व्यक्ति की ही बात हो रही है तो व्यक्ति की बात भी क्यों हो रही है?
क्योंकि व्यक्ति उन अहम पहलुओं को छू रहा है जिनकी जनता को ज़रूरत है। मोदी जी आज सबकी बात कर रहे हैं, हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। अगर वो विकास की बात कर रहे हैं तो पूरी जनता इससे प्रभावित होने वाली है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। और मोदी जी अकेले तो सब कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर वो सरकार में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के माध्यम से सरकार बनाएगी। तो एक व्यक्ति किसी भी चीज़ के शीर्ष पे बैठ सकता है, लेकिन पूरी व्यवस्था को चलाने वाली व्यवस्था की बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि सिर्फ एक व्यक्ति से सब कुछ संभव है। एक पूरी व्यवस्था को उन्होंने गढ़ दिया है और उस व्यवस्था के माध्यम से वो परिवर्तन लाना चाहते हैं और जनता उस व्यवस्था को देखना चाहती है, क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। तो एक नई व्यवस्था की परिकल्पना के साथ जिसके शीर्ष पर मोदी जी विराजमान हो, उस परिकल्पना को जनता स्वीकार कर रही है और उसके लिए वो उत्साहित है। तो इसीलिए हम हर जगह वही सुन रहे हैं। लड़ाई नहीं है, मुद्दों की भी बात करती हैं। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से मुद्दों की लड़ाई है। हर वर्ग के मन में क्या चाहत है उसको उन्होंने भांप लिया है और उसको बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और हर वर्ग के अंदर ये उम्मीद जगी है कि यदि शीर्ष सत्ता पर ये व्यक्ति विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर ये खरा उतरेंगे, या हमारी जो चाहत है, जो भी हम चाहते हैं उसको ये पूरा करने में एक व्यवस्था को रचेंगे। तो ये कारण रहा, ये स्थितियाँ रही कि तमाम ज़िलों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों में मुद्दे की बात नहीं आ रही सामने, सिर्फ मोदी को ही आगे किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि वो आएंगे तो कहीं ना कहीं हर वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। घोषणा पत्र की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 49% भारत की जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा है, तो महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में क्या दायरा उन्होंने दिया? महिलाओं के लिए तो कुछ भी नहीं रहा। महिला आप हैं, कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रही हैं महिला होके, तो घोषणा पत्र से कितना सहमत है भारतीय जनता पार्टी के? मुझे लगता है कि महिलाओं को एक सेपरेट कैटेगरी दिखाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को अगर जो ओवरऑल एजेंडा है उसमें समाहित किया गया है तो अलग से उनकी पिजन होलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम प्रदेश को सुरक्षित बनाने के लिए कोई योजना तैयार कर रहे हैं तो महिलाओं की सुरक्षा उसमें स्वतः ही आ जाती है। तो महिलाओं की अलग से कैटेगराइजेशन करने की आवश्यकता मैं नहीं समझती कि है। अगर पूरी योजना तैयार की गई है और उस पूरे एजेंडा में एक स्कोप है तो निश्चित रूप से महिलाओं से जुड़े हुए जो मसले हैं उनका अपने आप ही समाधान होगा। महिला सुरक्षा की बात अभी आपने की, गुजरात की बात करें, गुजरात मॉडल की बात करें। कैग की अभी हाल दिनों में रिपोर्ट आई है कि गुजरात महिला सुरक्षा को लेकर, महिला अधिकारों को लेकर, महिलाओं की नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर अभी बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से काफ़ी पीछे है। देखिए, जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसे हम सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हमारे देश में जो हमारी सामाजिक संरचना है वो मूलतः पुरुष प्रधान है, तो इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए मसले का समाधान कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। जब तक हम अपने सोशल एटीट्यूड को, जो हमारी सामाजिक सोच है, जो हमारा सामाजिक रवैया है, जो हमारा सामाजिक परिवेश है, पृष्ठभूमि है, उसमें जब तक हम परिवर्तन नहीं लाते हैं तब तक केवल कानूनी या राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम परिवर्तन चाहेंगे तो वो नहीं होने वाला है। क्योंकि राजनीतिक या कानूनी तरीकों को अपनाने की स्वीकार्यता भी तभी आती है जब हम सामाजिक रूप से तैयार होते हैं। तो वो तैयारी, वो तत्परता पहले हमें अपने सामाजिक सोच और रवैये में लानी होगी। अपना दल की बात करें, अपना दल को आप देख रही हैं, आपने कहा कि पार्टी भी देखना है और प्रत्याशी हैं, उस हिसाब से मोदी को भी देखना है, गठबंधन है आपका। आपकी पार्टी की जहाँ तक बात करें, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर बनी थी, उन्हीं सिद्धांतों पर थी, दलितों को, पिछड़ों को लेकर चलने वाली पार्टी थी, अल्पसंख्यकों को लेकर चलने वाली थी। और भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों से लगा, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक मामला आता है, हिंदू राष्ट्र की बात आती है, राम मंदिर की बात आती है, तो ऐसा नहीं लगता कि तमाम और लोग जो आपकी पार्टी संगठन से जुड़े हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और वर्गों से लोग हैं, तो वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? कोई कहीं पीछे नहीं छूटा है। और आपने कहा कि मेरी पार्टी की विचारधारा थी, मेरी पार्टी की विचारधारा थी नहीं, सामाजिक न्याय मेरी पार्टी की विचारधारा है।
और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विवादास्पद मुद्दों को पीछे छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राम मंदिर को आगे करके इस चुनाव में नई सरकार बनाने की कल्पना नहीं की है। आज भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है। माननीय मोदी जी पिछड़ी जाति से आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने समाज के एक निचले वर्ग से आने वाले, पिछड़ी जाति से आने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। आज मोदी जी हर मंच पे अपने उद्बोधन में इस बात को कहना नहीं भूलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे पिछड़ी जाति के व्यक्ति को पीएम उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है। देश में आने वाले 10 वर्ष दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के होंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विवादास्पद मुद्दों को पीछे छोड़कर समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करने का एक मॉडल प्रस्तुत कर रही है तो कहीं न कहीं अपना दल भी उसके साथ आकर खड़ा हुआ है, क्योंकि हम इस बात के समर्थक हैं कि अगर राष्ट्रीय दल सामाजिक न्याय को अपनी लाइन बनाना चाहता है तो हम आपके साथ हैं। परस्पर विरोध की कोई संभावनाएं फिर कहीं से खड़ी ही नहीं होती हैं। अपना दल पर हम आते हैं। अपना दल की जहाँ तक बात थी, बैकवर्ड को लेकर चल रही थी, कई आंदोलन भी किए, सवर्ण विरोधी आंदोलन आपने कई आंदोलन के लिए आप उस आंदोलन को आगे बढ़ी, तो नहीं लगता कि सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए? पहली बात तो मैं इस देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में दलित हैं, पिछड़े हैं, सवर्ण हैं, और ये सोच ही मूलतः गलत है कि अगर पिछड़ों और दलितों के हक और भागीदारी की बात की जाए तो वो सवर्णों के खिलाफ हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भी ये बात कहता है कि पिछड़ों के हक की बात करने का मतलब सवर्णों का हक मारना, इसका मतलब वो ये स्वीकार कर रहा है कि पिछड़ों का हक और हिस्सा कहीं न कहीं सवर्णों ने मार रखा है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर हम पिछड़ों के हक और भागीदारी की बात कर रहे हैं तो हम राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। अगर आप पिछड़ों का हक उनको नहीं देंगे जिनकी आबादी देश में आज 60-65% है, तो आपका राष्ट्रवाद कहाँ है? देश में हर तबके के साथ न्याय होना चाहिए। और जो सवर्ण भी ये सोचते हैं या ये कहते हैं कि पिछड़ों के हक की बात करना सवर्ण विरोधी है, तो उनकी मूल सोच ही गलत है। जो सवर्ण राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं वो निश्चित रूप से मेरी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो पिछड़ों को उनकी भागीदारी उनकी आबादी के अनुपात में सुनिश्चित करनी ही होगी। सवर्णों की जितनी आबादी है उनकी उतने हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि सवर्णों की जितनी आबादी है उससे कम उनकी हिस्सेदारी कर दो। जो उनका हिस्सा है वो उनका मिलना चाहिए। उसी प्रकार जो दलितों का हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए और जो पिछड़ों का हिस्सा है वो उनको मिलना चाहिए। जब सबको आबादी के अनुपात में अपनी भागीदारी मिल जाएगी तो राष्ट्रवाद तो सबसे ऊपर होगा ही होगा। और अगर किसी का भी हक मारा जाएगा तो राष्ट्रीयता झूठी राष्ट्रीयता होगी। आंकड़ों की बात करें, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आपके द्वारा अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं, अपना दल की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अलग कर रहे हैं। तो सवर्ण विरोधी जो आंदोलन रहा बैकवर्ड के आरक्षण को लेकर, तो तमाम मीडिया की रिपोर्ट थी, अखबारों में ये चीज़ें रहीं कि कहीं न कहीं आपने सवर्णों को काफ़ी भरा बुलावे उस वक्त कहा, इस तरह के बयान आप रहे। मुझे एक बयान या एक क्लिप दिखा दीजिए जिसमें मैंने किसी भी सवर्ण को कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल कहा हो। मैं पिछड़ों की भागीदारी की बात करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सवर्णों की विरोधी हूँ। मैंने पहले भी यही बात कही कि पिछड़ों और दलितों की भागीदारी की बात करना, यदि कोई कहता है कि सवर्ण विरोधी है तो मूलतः उस व्यक्ति की सोच ही गलत है। जो राष्ट्रवादी सोच रखता है वो हमेशा ये कहेगा कि जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और जो लोग भी ये सवाल खड़ा करते हैं, मैं चाहती हूं कि वो मुझे एक ऐसी क्लिप या ऐसा कोई स्टेटमेंट लाके दिखाएं जिसमें मैंने किसी भी सवर्ण के विरुद्ध कुछ कहा हो। मिर्ज़ापुर और वाराणसी सीट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ थी। पहले आपके गठबंधन के पहले मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रही थी, वाराणसी से चुनाव लड़ना चाह रही थी। तो कहीं जातीय समीकरण के आधार पर कुर्मी वोटों को, जो आपका कुर्मी वोट था वाराणसी का, मोदी के पाले में डालने के लिए मिर्ज़ापुर के कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से आपको प्रत्याशी बनाएगा, कहीं ये सौदेबाजी तो नहीं रही? बिल्कुल कोई सौदेबाजी नहीं है।
देखिए, जब हमारे लिए दो परिस्थितियां हैं, या तो हम अकेले चुनाव लड़ते या हम गठबंधन में लड़ते। जब मैं अकेले चुनाव लड़ती, मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती, तो मेरा जो स्वाभाविक दावा था वो वाराणसी संसदीय सीट पर ही बनता था, क्योंकि मैं रोहनिया से, जो वाराणसी संसदीय सीट के अंदर आता है, वहां से विधायक हूँ। सबसे ज्यादा काम मैंने वाराणसी जनपद में किया है, तो अकेले लड़ने की स्थिति में स्वाभाविक जो मेरा दावा बनता है वो वाराणसी पर बनता है। लेकिन जब हम गठबंधन में लड़ रहे हैं तो हमारी परिस्थिति अलग हो जाती है। आज हम एक राष्ट्रीय दल के साथ जुड़े हैं और मोदी जी की शख्सियत आज बहुत बड़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो अगर वो पहली चॉइस रखते हैं कि उन्हें वाराणसी से लड़ना है, तो एक सहयोगी दल के रूप में और एक छोटे भाई की भूमिका में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जहां से भी लड़ना चाह रहे हैं वहां से जो भी मैक्सिमम उनको समर्थन हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए, और वही मैं और मेरी पार्टी कर रहे हैं। आप और भी जहां तक मिर्जापुर चुन सकती थी, मिर्जापुर को हाँ, मिर्जापुर को चुनने का भी जो मेरी वजह है वो यही है कि मेरे ऊपर माननीय मोदी जी को जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैंने उनसे वादा किया है कि आपकी जीत में सबसे बड़ी भूमिका अपना दल की होगी। तो भूमिका हवा में तो नहीं होगी ना, उसके लिए मुझे समय देना पड़ेगा। मिर्जापुर और बनारस जुड़े हुए हैं यहाँ से, क्योंकि मैं स्वयं चुनाव लड़ रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास समय की कितनी कमी है। तो मिर्जापुर से बनारस पहुँचना आसान है। अगर मैं किसी दूरगामी क्षेत्र को उठा लेती तो वहां से आने जाने में मेरा जो समय किल होता, तो मैं उतना समय वाराणसी में नहीं दे पाती जितना मैं मिर्जापुर में रहते हुए दे सकती हूँ। इसलिए मैंने मिर्जापुर का चुनाव किया है कि यहाँ से मैं बहुत आसानी से अपना क्षेत्र भी देख सकती हूँ, और बस 1 घंटे में मैं बनारस पहुँच जाती हूँ। सुबह आती हूँ तो एक मीटिंग करके आ सकती हूँ, रात में जाती हूँ तो एक मीटिंग कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए सहूलियत है। कुर्मी हित की बात करें, पटेल हित की बात कर रहे हैं, तो अनुराग सिंह पटेल आपकी बिरादरी से आते हैं। मिर्ज़ापुर में काफ़ी मेहनत किया, भारतीय जनता पार्टी को लेके चले, शुरू से लेके चले, काफ़ी जद्दोजहद की, यहाँ से तमाम क्षेत्रों में घूमते रहे, 5 वर्षों तक क्षेत्र में घूम कर काम किया। तो कहीं ना कहीं अनुराग सिंह पटेल का टिकट काट के आपको टिकट यहाँ से दिया गया, तो ये किस तरीके का पटेल हित लगता है आपको? पहली बात तो ये कि किसी का टिकट काट के मुझे टिकट नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी अपनी एक पार्टी है। दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ है, गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हुआ है। 2 सीटें हमारे पार्टी के शहर में आई हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे शहर में आया है उस पर प्रत्याशी की घोषणा करने का या प्रत्याशी का चुनाव करने का अधिकार मेरी पार्टी का है। तो जो मेरे शहर में आया है, मैंने तो बड़े ही न्यायोचित तरीके से उस पर जो मुझे करना चाहिए मैंने किया है और मेरी पार्टी ने किया है। रही बात अनुराग जी, तो ऐसे मैं कहूँ कि मेरी भी बहुत सी सीटें थी, जैसे उन्होंने इस मिर्ज़ापुर में काम किया है, तो मैंने और मेरी पार्टी ने बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में काम किया है जो आज भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी हैं। तो मेरा कार्यकर्ता भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। हमने भी वहाँ पर अकेले मेहनत की थी, और हमारे भी बहुत से प्रत्याशी हैं जो चाह रहे थे कि उनको वहाँ से टिकट मिल जाए। लेकिन गठबंधन के धर्म के तहत जो सीटें हमारे सहयोगी दल के पास जा चुकी हैं उसमें प्रत्याशी का चुनाव करने का अधिकार उनका है। उसी तरीके से जो सीटें मेरे पास आई हैं, मेरे संगठन के पास आई है, मेरी पार्टी के पास आई हैं, उस पर प्रत्याशी के चुनाव करने का हक मेरी पार्टी का है। तो इसमें बिरादरी का प्रश्न कहीं से खड़ा ही नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं अनुराग सिंह, काफ़ी लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उनके पिताजी का बहुत अच्छा होल्ड भारतीय जनता पार्टी में रहा है। तो कहीं ना कहीं अनुराग सिंह पटेल का जो खेमा है, कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का खेमा है, मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकता मिर्ज़ापुर के चुनाव में आपके लिए? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मेरे साथ बराबर खड़ा हुआ है, और जनता भी मिर्ज़ापुर की मेरे साथ है, अपना दल का संगठन भी मेरे साथ खड़ा हुआ है। और जहाँ तक कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं की बात है, तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जो लोग भी किसी पार्टी में रहते हैं वो उस पार्टी की नीतियों से जुड़े होते हैं, तो पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि होता है। अगर वो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं तो इसका मतलब वो पार्टी के सिपाही नहीं हैं, और जो पार्टी के सिपाही नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई भी अंतर पैदा होने वाला है।
गुड गवर्नेंस की बात की, लास्ट सवाल है हमारा, ये अंतिम सवाल है कि गुड गवर्नेंस की बात करते हैं कि मोदी जी की सरकार गुड गवर्नेंस ले आएगी, पूरे भारत में इस तरीके का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, महंगाई के मुद्दे पर तमाम चीज़ें हल कर ली जाएंगी। गुजरात की बात करें तो उनके ही मंत्रिमंडल में चाहे बाबू सिंह बुखारिया की बात करें, चाहे सोलंकी की बात करें, जिनके ऊपर सजा याफ्ता लोग हैं, 400 करोड़ रुपए घोटाले का मामला है उनके ऊपर, फिर भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। तो किस तरह का गुड गवर्नेंस है ये? देखिए, जहाँ तक गुड गवर्नेंस की बात है तो मैं फिर वही बात कहूँगी कि लोकतंत्र में जनता के सामने विकल्प प्रस्तुत होते हैं और चुनावी महापर्व में प्रस्तुत होते हैं, और जनता के पास पूरी स्वतंत्रता होती है कि हमारे पास अगर 4 विकल्प हैं तो सबको हम ठोक बजा के देख लें, और सबको ठोक बजाने के बाद जनता को जो सबसे बेहतर समझ में आता है उसके पक्ष में वो अपना मतदान कर देती है। तो आज किसी को किसी ने रोका नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को या अपने अन्य प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रही है, उसी तरीके से अन्य दल भी अपने आप को, अपने नेताओं को, अपने प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं है, सब खुलकर जनता के बीच आ रहे हैं। अब ये फैसला तो जनता कर रही है ना कि हमने सबको ठोक बजाकर देख लिया है, हमारा मन किसकी तरफ जा रहा है। तो अगर जनता का मन स्वतः ही मोदी जी की तरफ जा रहा है तो अब इसमें कौन किस पर आक्षेप लगा सकता है? नहीं, एक सवाल हमारा ये था कि गुड गवर्नेंस जब उनके ही प्रदेश में दागी मंत्री हैं और कोई भी कानून शुरू किया जाता है, किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाता है तो पहले अपने घर से शुरू किया जाता है, तो वो आज तक मंत्रिमंडल में क्यों बने रहे? मैं ये तो नहीं जानती कि वो आज तक मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि मोदी जी के साथ अगर लोगों की भावनाएं जुड़ती चली जा रही हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं कोई कारण ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली में कुछ ऐसी बातें ज़रूर जनता को नज़र आ रही हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाते हैं तो इस देश में परिवर्तन होगा, और इसीलिए जन समर्थन उनके साथ है। और अगर जनता को ऐसा महसूस होता कि इनके आने के बाद भी कहानी वही रहेगी तो शायद किसी को भी वो जन समर्थन मिल सकता था जो आज उन्हें मिल रहा है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मिर्ज़ापुर की जनता से क्या कहना चाहेंगी, कुछ खास? मैं मिर्ज़ापुर की जनता से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज तमाम दलों के प्रत्याशी आपके बीच में आ रहे हैं और 5 सालों में आपको एक बार मौका मिलता है कि आप अपना वोट दें। तो आपके लिए बड़ा कठिन फैसला है, आसान नहीं है, क्योंकि 5 साल में आप एक बार वोट देते हैं और फिर 5 साल के लिए उस प्रत्याशी के हाथ में, उस जनप्रतिनिधि के हाथ में बहुत कुछ आप देते हैं, अपने पूरे क्षेत्र का भविष्य देते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत दूरदर्शिता के साथ अपना वोट देने का फैसला करिए। जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं सबको ठोक बजाकर देख लीजिए, और जिसके लिए पूरी तरीके से मन तैयार हो उसको ही वोट दीजिएगा। छोटे मोटे जो बड़े शॉर्ट टर्म प्रलोभन होते हैं उसके चक्कर में आप मत पड़िएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें इस वक्त मिल सकती हैं, लेकिन जो बड़े लाभ होते हैं वो थोड़ा त्याग के बाद ही मिलते हैं। इसलिए सब प्रत्याशियों को अच्छे से आप उनका विश्लेषण करिए, छोटे छोटे प्रलोभनों से दूर रहिए और ये सोचिए कि 5 साल में आपको अपने क्षेत्र में क्या देखना है, कैसा विकास चाहिए। जिस प्रत्याशी से भी आपको संतुष्टि हो कि इस व्यक्ति को अगर हम अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो 5 सालों में कुछ परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है, उसको ही वो अपना वोट दें। अनुप्रिया पटेल हमारे साथ थी कौन बनेगा सांसद की इस प्रोग्राम में। कई तीखे सवाल भी रहे, लेकिन एक मजे हुए नेता की तरह उन्होंने बहुत ही बंधे हुए लफ्ज़ों में जवाब दिया उसका, और मिर्ज़ापुर की जनता से कहा कि प्रत्याशी के चयन में लोक लुभावनी वादों के चक्कर में न पड़े, अपने ज़मीर की आवाज़ को सुने और सही प्रत्याशी का चयन करें। हम इनविज़न के इसी खास कार्यक्रम में आगे और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तमाम पार्टी के नेता यहाँ से हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मिर्ज़ापुर की जनता के मुद्दों को लेकर, मिर्ज़ापुर की जन समस्याओं को लेकर, विकास के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। फिलहाल इनविज़न का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे इनविज़न के अगले प्रोग्राम में, तब तक बने रहिए इनविज़न के साथ। नमस्कार। जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, चुनावी बिसात पर तैयार है सियासी मोहरे, लेकिन इस बार किसे चुनेगा मिर्ज़ापुर का वोटर? देखिए आप